तो विपक्ष अब इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाने वाला है कि बीजेपी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की बात कर रही है वो मुहिम इन नेताओं पर लागू होती है या नहीं। और ये भी देखने वाली बात होगी कि इन नेताओं पर जो इंक्वायरी चल रही हैं, जो जांच चल रही हैं, वो जांच बंद होती हैं या फिर वो जांच ऐसे ही जारी रहती हैं। ये आने वाले समय में देश को पता चलेगा। आज सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू यादव के परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपनी चार्जशीट अदालत में दायर कर दी है, जिनमें लालू यादव का नाम है, उनके परिवार के लोगों का नाम है। सीबीआई ने यह मामला मई 2022 में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव, बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया था। और मई 2022 के बाद अब जुलाई 2023 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है और इसमें लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव का नाम इसमें है और राबड़ी देवी का नाम भी चार्जशीट में शामिल है। तो लालू यादव गाड़ी के इंजन हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की उस गारंटी में आते हैं जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। इसलिए लालू यादव और उसके परिवार, उनके परिवार को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। अब वापस महाराष्ट्र पर अगर आए तो एक कहावत है कि जो कर्म है, या लोग इसको अंग्रेजी में कर्मा भी कहते हैं, लेकिन हम इसे हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म मतलब जो आपने जो पीछे जीवन में जो काम किए हैं। कहते हैं कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में किसी को भी वही मिलता है जो उसने पूर्व में पकाया होता है। यानी जो आपने बोया है वही आपको खाने को मिलता है। और आज शरद पवार के साथ भी यही हो रहा है। कैसे, आप देखिए। वर्ष 1978 में जब वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब 38 वर्ष के शरद पवार ने उनकी सरकार को गिराने के लिए 38 विधायकों का समर्थन जुटा लिया था और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर तब नई सरकार बना ली थी और खुद वो इस सरकार में मुख्यमंत्री बन गए थे। वर्ष 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद कांग्रेस भी दो भागों में बंट गई थी। इनमें से एक पार्टी को कांग्रेस आई कहते थे, जिसके नेता थे इंदिरा गांधी, और दूसरी पार्टी को कहते थे कांग्रेस यू, जिसके नेता थे डी देवराज उर्स, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। उस समय शरद पवार कांग्रेस यू के साथ थे और महाराष्ट्र में तब जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस आई और कांग्रेस यू ने गठबंधन कर लिया था और वसंत दादा पाटिल राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए थे। लेकिन शरद पवार ने कांग्रेस यू के 38 विधायकों और दूसरी पार्टियों का समर्थन जुटाकर वसंत दादा पाटिल को सरकार से बाहर कर दिया और आज 82 साल की उम्र में शरद पवार के साथ भी वही हो रहा है जो उन्होंने वसंत दादा पाटिल के साथ किया था। फर्क इतना है कि उस समय शरद पवार वसंत दादा पाटिल को हटाकर मुख्यमंत्री बने थे और आज उनके ही भतीजे अजीत पवार उनके ही खिलाफ जाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज जो शरद पवार के साथ हो रहा है वो पहले उद्धव ठाकरे के साथ भी हो चुका है और अब यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि एनसीपी की तरह जेडीयू के विधायक, सांसद और दूसरे पदाधिकारी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करके बीजेपी के साथ आ सकते हैं और जेडीयू टूट सकती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक तो देश भर में विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट कर रहे थे। अब तक वो मिलते थे तो सिर्फ विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से, अपने विधायकों से नहीं मिलते थे, लेकिन अब वो जेडीयू के विधायकों से एक एक करके खुद मिल रहे हैं और इनमें से बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनसे वो चुनाव के बाद से अब तक कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन अब मिल रहे हैं। हो सकता है नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा हो गया हो कि उनकी स्थिति भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसी हो सकती है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। कोई भी जनता दल यू का विधायक, सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और नहीं तेजस्वी यादव को। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। मोदी जी, सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं और वो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। देखिए, कोई सीरियस आदमी अगर कोई बोले तो उसका सीरियस जवाब दिया जाता है। मोदी जी सीरियस आदमी है ही नहीं, वो बेचारे परेशानी में। एक असंतोष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में है
प्रमाण है, क्योंकि कई उनके नेता, विधायक, सांसद डायरेक्ट मेरे संपर्क में, और मैं यही नहीं बोला कि सब मेरे ही संपर्क में, विभिन्न और दलों के भी संपर्क में हैं। तो यकीनन बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में भी एक बड़ी टूट संभव है। देश के लोकतंत्र की आत्मा पर जब चोट करोगे तो विपक्षी पार्टियों की जो गोलबंदी का असर है, उसका असर आपके हर कुचक्र का 2024 में जवाब मिलेगा। क्या कुछ जेडीयू के सांसद, विधायक क्या बीजेपी के संपर्क में हैं आपके? नहीं, वो हमको तय करना है, भाजपा को तय करना है कि लेना है कि नहीं लेना। लेकिन कुछ बातें पूरी लाइन खड़ी है, भाजपा में पूरी जेडीयू आने के लिए तैयार है। पूरी की पूरी जेडीयू? हाँ, जेडीयू में कुछ बचा ही नहीं है। जो कुछ अभी हो रहा है उससे क्या सीखने को मिलता है? उससे सीखने को यह मिलता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। राजनीति में विचारधारा भी स्थायी नहीं है, दोस्त भी स्थायी नहीं है और दुश्मन भी स्थायी नहीं है। राजनीति एक ही चीज के लिए की जाती है और वो है कुर्सी। ये पूरा किस्सा कुर्सी का है और इस कुर्सी के नीचे सिद्धांत भी दब जाते हैं और विचारधारा को भी कुचल दिया जाता है। और विचारधारा और सिद्धांत कैसे कुचले जाते हैं उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो गठबंधन हुआ वो विचारधारा को कुचल कर हुआ था। आप सोचिए, कांग्रेस हमेशा शिवसेना को सांप्रदायिक पार्टी कहती थी। शिवसेना के जो लोग थे, बाला साहब ठाकरे, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन बाद में ये दोनों पार्टियां एक हो गईं। किस लिए? क्योंकि इन्हें सरकार बनानी थी, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए विचारधारा को त्याग दिया। एक जमाने में सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार ने भी बाद में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। पहले उन्हें सोनिया गांधी से तकलीफ थी, कहते थे विदेशी मूल की महिला के नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। बाद में उसी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। तो जब राजनीति में सिद्धांतों और विचारधारा को सत्ता की कुर्सी के नीचे कुचल दिया जाता है तो इसी तरह की बगावत देखने को मिलती है और आने वाले समय में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि विचारधारा जब हम कहते हैं, राजनीति में विचारधारा जो शब्द है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। सारे बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में विचारधारा के बारे में बात करते हैं, सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी सत्ता को लेकर कोई गठबंधन बनता है, जब भी सरकार बनाने को लेकर समझौते किए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुर्बानी और सबसे पहले बलि विचारधारा की ही दी जाती है। सबसे पहली कुर्बानी और सबसे पहली बलि सिद्धांतों की ही दी जाती है और कहा जाता है कि देश के लिए या जनता के लिए ये सरकार बनाना बेहद आवश्यकता है और हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो राज्य के लोगों के लिए कर रहे हैं या देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो विचारधारा और सिद्धांत, दो शब्द आप अपने मन में, दिमाग में रख लीजिए। जब भी कोई नेता आपको इसके बारे में कुछ बात कहे तो कभी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको आज फिर दिखा चुके हैं कि सिद्धांत और विचारधारा की कोई जगह नहीं। ये आप जब भी सत्ता की कुर्सी देखेंगे तो कुर्सी के नीचे ये आपको दबे हुए हर बार मिल जाएंगे।